बीकाना क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर होती है, ये मोटर आपकी कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगर सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना होता है तो सिंगल फेज होता है, इसको दो अलग अलग फेज में बांटकर हम इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। दो या दो से अधिक फेज होते हैं तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर दो से ज़्यादा फेज होंगे तो आपका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट है, ये नहीं होती। यदि कोई मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो प्रारंभ में उसे घूमने वाला बल प्रदान किया जाता है। अगर मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो प्रारंभ में घूमने वाला चुंबकीय बल प्रदान किया जाता है। एक फेज को दो भागों में विभक्त करके सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। पहले है आपके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में फेज विभक्त करने पर दोनों फेज के बीच 90 डिग्री का फेज अंतराल होता है। स्प्लिट फेज मोटर में आपके दो वाइंडिंग होती है, जिनमें एक को रनिंग वाइंडिंग, दूसरे को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। स्प्लिट फेज मोटर में स्क्विरल केज प्रकार का रोटर है, वो प्रयोग किया जाता है। जब इसमें एसी सप्लाई दी जाती है तो स्टार्टिंग में जो करंट होगी, स्टार्टिंग में जो आपकी करंट होती है ये क्या होती है, इसका मान होगा, ये ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में जो करंट होती है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये जो करंट दो भागों में बनती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में, दूसरी रनिंग वाइंडिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, पतला वायर यूज में लेते हैं। अगर आपका वायर पतला होगा, वायर होता है जो तार होगा, ये पतला होता है, तार पतला है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। प्रतिरोध का मान कम होगा तो जो खांचे हैं उसकी गहराई भी कम होगी, खांचों की गहराई कम होगी, और खांचों की गहराई कम होगी तो इंडक्टेंस का मान भी क्या होगा, कम होगा। ये होता है आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके केस में। फिर रनिंग वाइंडिंग के लिए हम जो वायर यूज में लेते हैं ये मोटा तार होता है। अगर तार आपका मोटा है तो आपका प्रतिरोध का मान होगा ये अधिक होगा, और प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो खांचों की गहराई भी क्या होती है, अधिक होती है। खांचों की गहराई अधिक होगी तो आपके जो इंडक्टेंस की वैल्यू भी अधिक होती है। फिर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर हमेशा है ये पश्चगामी होता है। इंडक्टर पश्चगामी होता है, ये आपका वोल्टेज है, और वोल्टेज के बाद में ये है आपकी स्टार्टिंग करंट है, और ये है आपकी रनिंग करंट है। इंडक्टर होगा ये पश्चगामी होता है, इसीलिए आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका जो फेज अंतराल होगा ये 10 से 15 डिग्री होगा, और रनिंग वाइंडिंग का जो फेज अंतराल होता है ये 40 से 50 डिग्री होता है। फिर बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब अपनी मोटर अपनी पूर्ण गति की 75% से 80% की स्पीड पर घूमना प्रारंभ होती है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसको ओपन कर दिया जाता है। ओपन का मतलब है इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद में आपकी जो मोटर है स्प्लिट फेज, ये रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करती है। स्प्लिट फेज मोटर होती है ये आपके 0.5 HP की मोटर होती है।
इसका पावर फैक्टर होगा, ये होगा 0.3 से 0.4 तक इसका पावर फैक्टर होता है। स्प्लिट फेज मोटर को हम कैपेसिटर स्टार्ट, रेजिस्टेंस स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। इसका जो स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग है, ये आपके छोटे पंखों में, वुडन वर्किंग में, मशीनों में, बम्पिंग मशीनों में और ग्राइंडर में यूज करते हैं। इसमें रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन को बदलकर घूर्णन की दिशाएं ये परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर होती है, इसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या स्क्विरल गेज रोटर होता है। इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। और इन दोनों वाइंडिंग के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है या अंतराल होता है, ये 90 डिग्री होता है। कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो कैपेसिटर होगा उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, जिससे इसका पावर फैक्टर भी लीड करता है। कैपेसिटर मोटर 3 प्रकार की होती है। एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है और इस कैपेसिटर का जो मान है ये 60 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड तक होता है। और ये जो कैपेसिटर है ये होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। फिर है सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय स्विच है। अपकेंद्रीय स्विच क्या होता है? जब मोटर अपनी स्पीड है, मोटर अपनी 75% से 80% की स्पीड तक गति करती है तो अपकेंद्रीय स्विच है ये ऑफ हो जाता है, ओपन हो जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का 1.5 से 2 गुना होता है। इसका जो फेज डिफरेंस है या फेज को एंगल है, इसमें कैपेसिटर हमेशा क्या करता है? लीड करता है। ये आपका कैपेसिटर है तो लीड करेगा। और इंडक्टर हमेशा क्या करता है? लैग करता है। तो ये आपका रनिंग वाइंडिंग है। इसके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा इसको हम बोलेंगे आर बोलते हैं। तो कैपेसिटर हमेशा आपका कैपेसिटर लीड करता है और इंडक्टर हमेशा लैग करता है। फिर है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए इसमें मोटा वायर यूज में लेते हैं और खांचों की गहराई अधिक होती है, निम्न प्रतिरोध होता है और उच्च इंडक्टेंस होता है। इसमें आपका जो रनिंग करंट है ये वोल्टेज से 70 डिग्री क्या करती है? लैग करती है, क्योंकि इसके बीच का जो फेज एंगल होगा ये 70 डिग्री का होता है। फिर है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग के लिए पतला तार यूज में लेते हैं। तार पतला होगा तो खांचों की गहराई कम होगी और खांचों की गहराई कम होगी तो आपके जो प्रतिरोध होगा उसका मान उच्च होगा, जिससे इंडक्टेंस कम होगा। इसमें जो स्टार्टिंग करंट है ये वोल्टेज से 20 डिग्री आपके लीड करती है। लीडिंग बोले तो अग्रगामी होती है। फिर है लोड में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर, अगर लोड में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर उसे रनिंग टॉर्क द्वारा समायोजित कर लिया जाता है। इसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तन करने के लिए रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा बदल ली जाती है। अगर कैपेसिटर मोटर है और उसको घूमने की दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। इसका उपयोग बेल्ट से चलने वाले पंखे, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर, ड्रायर, ब्लोअर में करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क
फुल लोड टॉर्क का 4 से 5 गुना होता है कैपेसिटर मोटर में। दूसरा है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में आपके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये कैपेसिटर लगा होता है। इसमें अपकेंद्रीय स्विच का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। इसमें जो कैपेसिटर होगा ये आपके पेपर या ऑयल फील्ड प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। इस कैपेसिटर का मान है ये 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड तक होता है और 2.5 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर होगा इस मोटर का वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ प्रारंभिक बल आघूर्ण अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग मेज, छत के पंखे में, वेल्डिंग आर्क में, इंडक्शन रेगुलेटर में किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क लगभग समान होता है। फिर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें आपके 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में और अपकेंद्रीय स्विच भी लगा होता है। अपकेंद्रीय स्विच है जब मोटर अपने स्पीड 75 से 80% की स्पीड तक गति करती है तो अपकेंद्रीय स्विच को क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। प्रारंभ में जो टॉर्क होगा C1 प्लस C2 के कारण अर्थात टॉर्क उच्च होगा। उसके बाद में रनिंग टॉर्क C2 के साथ होगा। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 से 3.5 गुना होता है। यदि लोड को 25% तक बढ़ा दिया जाता है तो ये समायोजित कर लेता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की दक्षता उच्च होती है। इसका उपयोग उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ लोड परिवर्तन की स्थिति में रनिंग टॉर्क भी उच्च होता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, AC और कंप्रेसर में किया जाता है। आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।